लोकसभा का अधिवेशन शुरू है, लेकिन लोकसभा के अंदर कोई कार्रवाई नहीं चल रही है, ये भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। उसकी वजह क्या है कि विपक्ष जो है वो जाकर हंगामा करता है और सरकार जो है वो हाउस दिन भर के लिए एडजर्न कर देती है। अब हमारी ये सोच बन गई है और हम ये बात मानते हैं कि लोकसभा का अधिवेशन जो है वो जब ऑर्गेनाइज किया जाता है तो तकरीबन 200 करोड़ रुपए लगते हैं एक लोकसभा का अधिवेशन ऑर्गेनाइज करने के लिए। उसमें 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा कभी होता है उसमें। ये 200 करोड़ रुपए में से हमने कितना क्या हासिल किए हैं ये आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हम रोज़ जाते हैं इस उम्मीद से कि हम सरकार से सवाल उठाएंगे, लेकिन अब हमारी ये समझ हो चुकी है कि कहीं मेन जो विपक्षी दल है, जिसके अंदर कांग्रेस पार्टी है, जिसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस है, जिसमें टीएमसी है, जिसमें समाजवादी पार्टी है, ये सभी लोगों ने कहीं गवर्नमेंट के साथ एक अंडरस्टैंडिंग तो नहीं कर ली, इनका साठगांठ तो नहीं हो गया है कि हम अंदर आएंगे, चिल्लाएंगे और तुम्हारा काम है कि तुम बंद कर देना करके। क्योंकि सबसे ज़्यादा फायदा अगर किसी को हो रहा है ये लोकसभा नहीं चलने देने के लिए तो वो नरेंद्र मोदी साहब को और भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है। वरना कोई बेवकूफ़ी आदमी होगा कि लोकसभा के अंदर सरकार को ऐसे मुद्दे हैं कि उधेड़ के रख सकते हैं, जिसके अंदर पेगासस का मुद्दा, जिसके तहत सरकार जो है वो आपके फ़ोन को सिर्फ टैप नहीं कर रही है बल्कि हैक कर रही है, और कोई कानून नहीं है हिंदुस्तान के अंदर कि आप फ़ोन को हैक करें। टैपिंग अलाउड है कानूनन अगर देश की सुरक्षा का मुद्दा है। ये कोर्ट को आपको कन्विंस करना पड़ता है कि ये बंदा फला बंदा जो है ये देश के लिए घातक है, ये देश के खिलाफ काम कर रहा है और इसका फ़ोन टैप करना ज़रूरी है, तब है तो इजाज़त मिलती है। लेकिन सरकार ने कई हज़ार लोगों के, जिसके अंदर आप लोग भी शामिल हैं और हम भी शामिल हैं, यानी कि पत्रकार भी शामिल है और जो राजनीति के अंदर उनके विरोधी है, उनके फ़ोन को भी हैक किया जा रहा है। तो ये एक ऐसा मुद्दा है जिसके ऊपर सरकार का, इजराइल की जो कंपनी है उसने साफ कहा है कि हमने अपने जो हमारे करीब के जो देश है उनकी सरकारों को हमने बेचे हैं, यानी इजराइल के करीब का देश, उसने खुद ने, बेचने वाले ने कहा कि मैंने मेरा माल जो है वो हिंदुस्तानी सरकार को बेचा है करके। अब हम है तो मोदी साहब से ये पूछना चाह रहे हैं कि मोदी साहब आइए पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के अंदर आपका दायित्व है कि हम 550 MPs आते हैं वहाँ पर, आप आके हैं तो 2 मिनट के लिए बोल दीजिएगा कि आपने खरीदे नहीं खरीदे हैं करके, अगर खरीदे हैं तो किन किन लोगों के ऊपर इस्तेमाल किए हैं करके। तो ना वो आ रहे हैं, ना वो हमारा सामना कर रहे हैं, ना मुकाबला कर रहे हैं, ना हमारे सवालों का जवाब दे रहे हैं। सिर्फ मन की बात के लिए है तो रेडियो के सामने चले जाते हैं, मन की बात बहुत सुन चुके हैं, अब हमारी जो बात है उसका जवाब दीजिएगा करके। ये एक मुद्दा हो गया है। दूसरा ये है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें कहाँ चली गई है। हम जो नारा सुनते थे कि मोदी है तो मुमकिन है, अब तो ऐसा लग रहा है कि मतलब बिल्कुल अगर 150 पे भी चले गया तो भक्त जो है वो खुश रहेंगे कि नहीं 150 के अंदर हुआ तो क्या हुआ है करके, उसमें हम मर रहे थोड़ी है। इसमें पेट्रोल डीजल का एक मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, कोरोना के अंदर जो सरकार का फेलियर है, जिसकी वजह से आज भी मेरे हिसाब से औरंगाबाद के अंदर हम 80% भी आबादी को हम वैक्सीन नहीं दे सके हैं, जबकि 80 मुल्कों के अंदर हमने हमारी जो मेड इन इंडिया वैक्सीन है हमने प्रोवाइड कर दिए हैं, सिर्फ आपको अपने अहंकार बचाए रखने के लिए कि देखो मैंने बनाया ये वैक्सीन करके। अरे मेरे देश का नागरिक को पहले दीजिएगा, वो लाइन में खड़ा है, वो वैक्सीन लेने के लिए तड़प रहा है, और आप है तो कहते हैं कि सब चीज़ बराबर है। जिस उत्तर प्रदेश के अंदर लाशों को हमने तैरते हुए देखा है, कोई विदेश की एक सरकार कहती है कि पूरे देश के अंदर सबसे अच्छा काम हुआ है तो योगी सरकार ने किया है करके, मतलब ये कैसा लोगों को। फिर दूसरा ये है कि बेरोजगारी का मुद्दा है, कंपनीज बंद हो रही है, इकोनॉमी बंद हो रही है। आज भी अगर देखा जाए तो कोरोना औरंगाबाद में घूम रहा है, संडे के दिन है करके, संडे के दिन निकलता है वो। बाकी मैं दिल्ली के अंदर रहता हूँ, दिल्ली के अंदर मॉल चालू है, दिल्ली के अंदर होटल चालू है, दिल्ली के अंदर पूरे कार्यक्रम चालू है, इलेक्शन के कार्यक्रम हम लेके आ रहे हैं वहाँ पर दिल्ली के अंदर। तो दिल्ली में वायरस नहीं जा रहा है, औरंगाबाद में अभी भी है। और औरंगाबाद में इसलिए है कि औरंगाबाद की जो जनता है वो मरी हुई जनता है, वो मुर्दा कहते हैं नहीं क्या कि हम जिंदा है सिर्फ शरीर से, हमारा अंदर का ज़मीर लड़ने की ताकत पूरी ख़त्म हो चुकी है, हम सवाल करने की हिम्मत नहीं रखते हैं।
सरकार ने कहा 4 बजे बंद करो तो बंद कर दे। इतनी कमजोर मैंने संगठन व्यापारियों की नहीं देखा होगा कि जो कहते हैं कि 4 बजे बंद कर दो, हाँ 4 बजे बंद कर देंगे। साहब उनसे पूछिएगा कि दूसरे उसमें क्यों चालू है, फिर आप दिल्ली के अंदर, दूसरे राज्यों के अंदर कैसा चालू है, तेलंगाना के अंदर कैसा चालू है, गुजरात के अंदर कैसा चालू है, फिर संडे के दिन है तो क्या लॉजिक है करके। खैर इस मुद्दे के ऊपर हमने बहुत चर्चा कर चुके हैं उसमें। मैं सिर्फ शुरुआती तौर के ऊपर आपको ये बताना चाह रहा था। दरअसल आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद एक ये है कि मैं औरंगाबाद के लिए बहुत अच्छी खबर सुनाने के लिए आया हूँ कि अभी 2 दिन पहले नितिन गडकरी साहब, जो हमारे यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, उनके साथ हमने एक मीटिंग लगाई थी जिसके अंदर मैं था, नितिन गडकरी साहब थे, जिसकी तस्वीर है तो अभी आपके मीडिया ग्रुप के ऊपर फॉरवर्ड कर लीजिएगा। वो मीडिया ग्रुप के ऊपर हम फॉरवर्ड कर रहे हैं और जो नेशनल हाईवे के जो अधिकारी है वो लोग भी उस मीटिंग के अंदर मौजूद थे। और बेसिक मकसद यही था कि मैंने लास्ट टाइम जैसा आपको बताया था कि गडकरी साहब ने खुद ने तो औरंगाबाद के अंदर ये घोषणा करी थी कि हम आपको 300-350 करोड़ रुपए देंगे जालना रोड के लिए। दिए तक वो अमाउंट कितने के ऊपर आके सुकड़ गई थी, तो 72 करोड़ के ऊपर सुकड़ गई थी। सिर्फ 72 करोड़ रुपये दिए और कहा कि जालना रोड का पूरा काम किया जाएगा करके। अब उसमें क्या काम किया जा रहा है मैं इसके बारे में नहीं कहूँगा, लेकिन उसका हमने एक रिव्यू के लिए है तो हमने मीटिंग रखे थे। और उस मीटिंग का मकसद ये था कि एक फ्लाईओवर जो है वो एयरपोर्ट के सामने बनाया जा रहा है, जिसका मैंने विरोध किया। और उसके बाद है तो मैंने तमाम लोक प्रतिनिधियों से अनुरोध किया कि आप लोग भी इसका विरोध करें। और तमाम लोक प्रतिनिधियों ने, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस के हो, सेना के हो, सभी ने लिखित रूप के अंदर दिया कि हमको वहाँ पर नहीं चाहिए, हमको आकाशवाणी के पास दीजिएगा या हमको अमरप्रीत चौक के सामने फ्लाईओवर दीजिएगा। तो इसका रिव्यू मीटिंग हमने वहाँ पर लगाए थे। और उस रिव्यू मीटिंग के अंदर फिर मैंने जब पूरा डिटेल के अंदर है तो गडकरी साहब को ये समझाया कि साहब आप है तो अहमदनगर को एक फुल फ्लाईओवर दे रहे हैं, जो शहर से शुरुआत होती है और शहर के बाहर ले जाके छोड़ते हैं, कई किलोमीटर का लंबा है तो फ्लाईओवर है। आपने नासिक को ये फ्लाईओवर दिए, आपने पूना को ये फ्लाईओवर दिए, आपने नागपुर में ढेर सारे फ्लाईओवर दिए। औरंगाबाद आते आते ही क्यों ऐसा होता है कि हमको ऐसा यहाँ से चढ़ना पड़ता, फिर उतरना पड़ता, फिर चढ़ना पड़ता, फिर उतरना पड़ता है। अब ये कंजूसी से हमारे को क्यों, हमारे साथ ये सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? मुझे ये बताना है कि गडकरी साहब ने उस मीटिंग के अंदर ये बात कही कि तुम जो बात कह रहे हैं कि बिल्कुल सही है, लेकिन तुम्हारे जो औरंगाबाद के जितने भी लोक प्रतिनिधि थे या है, इन्होंने कभी है तो विजन को सामने रखकर है तो काम नहीं किया। ये गडकरी साहब के शब्द है कि उन्होंने कभी भी मतलब अपने शहर के विकास के लिए क्या फायदेमंद चीज रहेंगी करके ये उन्होंने कभी सोचा नहीं है करके। वरना अगर उसी टाइम के ऊपर अगर मुझे एक फ्लाईओवर मांगते तो मैं अगर अहमदनगर को दे रहा हूँ, दूसरे शहरों को दे रहा हूँ, तो औरंगाबाद को भी दिया होता। अब हमारे पास दिक्कत ये हो गई है कि जालना रोड के ऊपर हमारे 3 फ्लाईओवर्स हो गए हैं। हमने गडकरी साहब के ऊपर जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस किया है, गडकरी साहब ने माना है कि अब हम जालना रोड के जितने भी फ्लाईओवर्स हैं इसको इंटरकनेक्ट करेंगे और इंटरकनेक्ट करके हम कम से कम जो एयरपोर्ट से फ्लाईओवर स्टार्ट होगा वो हम प्रिंटरोवल तक लेके आएंगे। एक फुल फ्लाईओवर जो एग्जिस्टिंग फ्लाईओवर है उसके लिए है तो जब टेक्निकल लोगों ने उनको ये बताया कि सर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ये है करके, तो उन्होंने कहा कि मैंने जितना स्टडी किया हो उससे है तो ये पॉसिबल है कि हम जो फ्लाईओवर का जो नीचा हिस्सा होता है उसको हम कट करेंगे और वहीं से फ्लाईओवर्स एक्सटेंड किया जाएगा। यानी कि अगर ऐसा फ्लाईओवर है और उतार यहाँ पे ऐसे आ रहा है तो ये जितना सेक्शन है इसको काटा जाएगा और उसको वन पीस है तो जोड़ा जाएगा करके। अब इसके लिए चूंकि है तो वहाँ के एक्सपर्ट्स का ये कहना था कि मतलब इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट करवाना है करके, तो गडकरी साहब ने आदेश दिया है कि एक एक्सपर्ट एजेंसी जो है वो एक्सपर्ट एजेंसी औरंगाबाद में आके उसका इंस्पेक्शन करेगी और 1 महीने का उनको टाइम दिया गया है कि 1 महीने के अंदर वो अपना रिपोर्ट सबमिट करें कि एक फुल फ्लाईओवर जालना रोड के ऊपर हम कैसा कर सकते हैं। उसके अंदर उन्होंने एक कंडीशन ये रखी है कि कुछ मदद हमको राज्य सरकार से और विशेष तौर से औरंगाबाद महानगर पालिका से हमको लगेगी, क्योंकि जहाँ जहाँ पर भी हमको जो वाइडनिंग है वो वाइडनिंग के लिए अगर थोड़ा सा लैंड एक्विजिशन अगर करना पड़ता है तो वो लैंड एक्विजिशन के अंदर महानगर पालिका और राज्य सरकार अगर हमको मदद करती है तो हम ये काम करने के लिए तैयार है करके उन्होंने लिखित रूप से उसका ऑर्डर भी जारी कर दिया है। वहाँ पे बाला साहेब ठेंग जो उनके OSD है वो OSD को उन्होंने आदेशित किया है कि आप
इसका सर्वे करवाने के लिए इमीडिएट इंस्ट्रक्शंस पास करें, और एक फ्लाईओवर। दूसरा एक ऑप्शन ये था कि अगर समझ लीजिएगा ये प्रिंट रॉयल तक अगर नहीं जाएगा फ्लाईओवर, तो इसका क्रांति चौक तक जाएगा, और क्रांति चौक के आगे फिर हम लोग एयरपोर्ट की जगह उसको हम कैम्ब्रिज स्कूल के बाहर है तो छोड़ेंगे, यानी कि चिकलठाना भी हो जाएगा, मुकुंदवाड़ी भी हो जाएगा, एयरपोर्ट का एरिया भी हो जाएगा। और गडकरी साहब ने खुद ये कहा है कि मतलब अगर ये जब पहला फ्लाईओवर बनाया जा रहा था तो मैं जैसा नागपुर के अंदर 3 लेयर का फ्लाईओवर हम बना रहे थे, जो अब औरंगाबाद को पूना से कनेक्ट करने के लिए उन्होंने ये बताया है डिटेल पूरा कि औरंगाबाद पुणे का जो कनेक्शन रहेगा वो 3 लेयर का फ्लाईओवर रहेगा उसमें, यानी कि पूना से जब गाड़ी निकलेगी, जिसको है तो वाघोली तक जाना है, रांजनगांव तक जाने का है, वो सेकंड नंबर के ऊपर, शहर के अंदर जो रहने वाले हैं वो नीचे के ऊपर, और औरंगाबाद पूना जो डायरेक्ट कनेक्शन रहेगा उसको पहले इनिशियल फेज के अंदर पूना से लेके अहमदनगर तक करेंगे, और उनका कहना है कि अहमदनगर से हम इसको वारूज तक लेके आएंगे, जो 3 लेयर फ्लाईओवर्स रहेगा। तो अभी फिलहाल जो है वो पुणे से रांजनगांव तक लेके आएंगे, रांजनगांव से अहमदनगर लेके आएंगे, और आगे अहमदनगर से यहाँ पर, तो 3 लेयर फ्लाईओवर्स। तो गडकरी साहब खुद ये मान रहे हैं कि इसी तरह का फ्लाईओवर औरंगाबाद के अंदर भी ये पॉसिबल था, लेकिन अब खैर जो फ्लाईओवर्स बन गए हैं, प्रिंट रॉयल का फ्लाईओवर किधर मूव होना चाहिए था, उसका किधर गया है और किसको उसका फ़ायदा हुआ है, ये आज आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो एक अच्छा डिसीजन मैं समझता हूँ इसके अंदर लिया गया है। मैं आप लोगों से अनुरोध करूँगा कि अब हमारी ये सबकी जिम्मेदारी है, और मैं तमाम लोक प्रतिनिधियों को भी इसके अंदर साथ में हम लेकर चलेंगे कि हमारे को स्टेट गवर्नमेंट से इसके लिए जितनी भी मदद लगेगी। उन्होंने कहा कि कितने हज़ार का करोड़ प्रोजेक्ट रहे, गडकरी साहब के शब्द है कि कितने हज़ार का करोड़ का प्रोजेक्ट है, मैं औरंगाबाद के लिए ये करके दिखाता हूँ, जबकि उनको ये बताया गया था कि सर ये जो है ये हम सिर्फ मेंटेन कर रहे हैं 72 करोड़ के अंदर, और बाकी है तो हम इसको किसकी का हवाले ये रोड कर डालेंगे, चाहे वो PWD को दे डालेंगे या दूसरे किसी एजेंसी के हवाले कर डालेंगे ये रोड करके। गडकरी साहब ने ये साफ कहा है कि मेरे रहे तक आपने ये औरंगाबाद का ये काम करवा लेना, वरना औरंगाबाद को है तो इसके बाद है तो फिर कभी है तो इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिलेगी नहीं करके। तो मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छा ये एक काम हुआ है, और हम चूँकि अब पार्लियामेंट का सेशन ये नहीं होता है, चलता नहीं है, तो हम जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के काम है मंत्रियों के पास, सेक्रेटरी के पास, जैसा मैंने खुद ने रेलवे बोर्ड चेयरमैन के पास जाकर मीटिंग लिया कि शिवाजी नगर का जो हमारा फ्लाईओवर है, जो रेलवे अंडर ब्रिज है, वो राज्य सरकार ने है तो अपना फंडिंग के लिए ये कर दिया था। अजीत पवार साहब जब आए थे तो उन्होंने उसको सैंक्शन किया था कि हम दे रहे हैं करके, लेकिन चूंकि एक फिक्स अमाउंट के बाद उसको अप्रूवल लगता है रेलवे बोर्ड का, तो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन के साथ उनके साथ मीटिंग लेने के बाद उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि मतलब हमारी फाइल हमारी तरफ से ओके होके फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर गई है। अब फाइनेंस जो है वो इत्तेफाक से हमारे ही मंत्री साहब के पास है, तो फाइनेंस के अंदर भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, और रेलवे मिनिस्टर भी हमारे ही अपने हैं तो उसके अंदर भी नहीं आने वाली है। तो उम्मीद यही की जा रही है कि 50 साल के जितने भी रेलवे के प्रोजेक्ट्स रहेंगे वो दानवे साहब के पीरियड के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे, और दानवे साहब ने अगर पैसे की शिकायत करी तो वो हमारे कराड़ साहब उसको पूरा कर डालेंगे करके। तो एक अच्छा मौका आया है, हम सभी मिलके साथ में मिलकर जितना प्रेशर बना सकते हैं, जितने अपने काम निकाल सकते हैं इस क्षेत्र के, तो वो निकालने का मेरे हिसाब से एक अच्छा मौका आया है। तो ये खबर आपको सुनाने की थी। इसकी गडकरी साहब की जो मीटिंग्स है उसकी तस्वीरें आपको, ये आपने जो बताया अभी ज्यादा रोड के इसका प्रॉब्लम था, ट्रैफिक वाला जो आपने नया देश का विषय, उसमें और एडिशनल इश्यूज है जो अरे उठो मत यार भाई, आप तो फोटो यार कोई रिवील हुआ है? देखिए मैंने अभी मतलब आज के दिन पढ़ा है, हमारे पूर्व सांसद खैरे साहब वहाँ पे गए थे और उन्होंने इसके बारे में ये किया है, और मुझे जो बताया गया है कि यात्राम घाट शुरू होने वाला है करके। लेकिन रेलवे बोर्ड के जब चेयरमैन यहाँ पर आए थे अतुल कुमार साहब, उनके साथ डिटेल में चर्चा हुई थी, और मैंने खुद ने NHAI के अधिकारियों के साथ जब चर्चा की दिल्ली के अंदर कि ये जो है ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा कनेक्शन जो है वो 40 गाँव के साथ होना चाहिए, और ये घाट के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। अब इनके पास दिक्कत ये है कि मराठवाड़ा का जब भी प्रश्न आता है तो पैसे की दिक्कत बताई जाती है, और दूसरे कहीं पर भी चले जाओ तो हज़ारों करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट्स है तो उसको सैंक्शन कर दिए जाते हैं। इन लोगों का कहना है कि अगर हम
अतराम घाट को तोड़ के अंदर से है तो टनल बनाने की बजाय अगर हम नांदगांव से अगर हम लेके आए रोड को, तो उन्होंने मुझे ये आश्वासन दिया है कि साहब सिर्फ 10 किलोमीटर का फ़र्क पड़ता है, और जो काम 6000 करोड़ रुपये में होने वाला है अतराम घाट को तोड़ के उसके अंदर से टनल बनाने का जो काम होगा, तो वो 6000 करोड़ रुपये में। तो उनका कहना है कि साहब इतना पैसा अभी हम है तो वहाँ पर नहीं लगा सकते हैं, तो हम इसको 4 लेन बनाना चाह रहे हैं, जो नांदगांव से जो रोड आएगी और जो कन्नड़ होते हुए, तो उसको अगर हम 1000 करोड़ रुपये के अंदर करेंगे तो सरकार को हमको 10 किलोमीटर का अगर फ़र्क पड़ रहा है तो हम उसको 6000 करोड़ रुपये क्यों खर्च करेंगे करके। लेकिन ये है कि अब इसका फैसला जो है वो गवर्नमेंट को तय करने का है, और हम समझते हैं कि अगर 10 किलोमीटर का अगर फ़र्क है तो हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बशर्ते आप उसको 4 लेन बना दीजिएगा, सुपर एक्सप्रेसवे बना दीजिएगा तो ताकि। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि वो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस नहीं आता है। अब इनका प्रिलिमिनरी स्टडी कर रहे हैं ये कि अतराम घाट को अगर नहीं फोड़ेंगे तो हम कौन से रूट से आएंगे और उसका कितना किलोमीटर का फ़र्क पड़ेगा। अगर वो हमारे को अगर ये तरीके से संतुष्ट करते हैं कि साहब हम ये जो 4 लेन बनाने वाले हैं और उसके अंदर सिर्फ 10 किलोमीटर का फ़र्क पड़ रहा है, तो हम उसके लिए भी तैयार हो जाएंगे, बशर्ते आपको हमारे को कन्विंस करना पड़ेगा कि आप कौन सा रूट ले रहे हैं, अलाइनमेंट किस तरह से हो रहा है, कि जिसकी वजह से हमारा मकसद ये नहीं है कि हमको पहाड़ खोद के ही अंदर जाने का है करके, उसमें उसका ऑल्टरनेट जो भी रास्ता है वो रास्ता निकलना चाहिए। जो अतराम घाट में से इसमें से जाना था, तो वो भी आप लोग एक्सप्रेसवे से निकालोगे या क्या? देखिए, अतराम घाट के ताल्लुक से हमारा जो इनिशियल बहस चल रही थी वो यही थी कि जब हम अतराम घाट फोड़ेंगे तो उसके अंदर औरंगाबाद 40 गांव की जो लाइन है, जो 82 किलोमीटर की जो लाइन है, वो लाइन भी है तो हम उसी घाट से है तो उसी के अंदर से है तो हम एक लाइन है तो खींचा जा सकता है करके उसमें। अब इसकी प्रैक्टिकल फिजिबिलिटी ये रहेगी कि अगर रेलवे अगर यूज़ कर रहा है तो वो रेलवे और NHAI ये दोनों का कोऑर्डिनेशन होना। ऐसा नहीं रहेगा कि NHAI बोलेगा इसका पैसा हमने डाले हुए है करके हम तुम्हारे को नहीं, तो वो कॉस्ट शेयरिंग जो है वो होना ज़रूरी है। इसके लिए हमने दानवे साहब को लिखित रूप के अंदर, जितने भी मराठवाड़ा के हमारे सांसद हैं, इन लोगों ने लिखित रूप के अंदर, जिसके अंदर मैंने भी दानवे साहब को लिखित रूप के अंदर ये दिया है कि आप एक मीटिंग जितने भी मराठवाड़ा के सांसद हैं इनकी, साथ ही साथ जो हमारे DRM है, जनरल मैनेजर है रेलवे के, और रेलवे बोर्ड के अधिकारी जो है चेयरमैन के साथ, इनके साथ एक मीटिंग लगाए। और वो मीटिंग के अंदर हमारे जो प्रैक्टिकली पॉसिबल ये है, जैसा हमारा पिट लाइन का है, तो हमने ये कहा कि साहब पिट लाइन का डिसीजन बहुत बड़ा नहीं है उसके अंदर, वो चाहे तो आप एक दिन के अंदर मतलब बैठ के कर सकते हैं। उसके अंदर सिर्फ लाइन का ये है कि लैंड अवेलेबल है क्या करके, वो लैंड का अवेलेबल है हमारे पास, जो माल धक्का है वहाँ पर लैंड अवेलेबल है, वो माल धक्के के पास भी है तो हम करवा सकते हैं, जो गोडाउन ये वो है। अब ये जो मीटिंग होगी उसके अंदर हमको लगता है कि रेलवे के बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर मिल सकेगा। आपकी जो मीटिंग हुई आपका एक डिमांड था कि एयरपोर्ट के पास का जो कैंसिल होगा, वो कैंसिल हो गया। वो उन्होंने, गडकरी साहब ने इनिशियली उनको अधिकारियों ने ये बताया था कि साहब वो पैसा आया है, वो पैसा वापस ना जाए करके। तो मैंने गडकरी साहब को ये बोला कि मैं बोला साहब ऐसा है कि अपने पास पैसा आया है तो सर वहाँ पे बना दो, नहीं वहाँ पे नहीं, यहाँ पे बना दो सर। मैं सर ऐसा नहीं है, शहर की अगर रिक्वायरमेंट है कि वहाँ पर अगर आज हमने वो फ्लाईओवर अगर बनने दिए तो हमको एक पीस फ्लाईओवर नहीं मिलेगा। अब अगर समझ लीजिएगा हमको फर्स्ट फेज़ के अंदर हम प्रेसिडेंट पार्क का जो फ्लाईओवर है, जो API कॉर्नर के ऊपर, और जो गडकरी साहब की प्लानिंग जैसी है कि जहाँ पर API कॉर्नर के ऊपर वो उतर रहा है, अगर उसका उतना हिस्सा अगर काट के, जो गडकरी साहब ने ही हमको एक्सप्लेन किए हैं कि उसी को हम है तो कंटिन्यू अगर करते हैं तो हम उसको है तो आज कैम्ब्रिज के पास तक लेके जा सकते हैं। वरना होगा ये कि ऑलरेडी हमारे पास 3 फ्लाईओवर्स हैं, अब चौथा फ्लाईओवर आएगा, यानी कि जालना रोड के ऊपर आप हिप हॉप करते हुए जाने वाले, ऊपर जाएंगे नीचे आएंगे, ऊपर जाएंगे नीचे आएंगे, तो वो ना करते हुए उसको हमें तो 1 पीस है तो ले जा सकते। वो फ्लाईओवर कैंसिल करने का आदेश है तो गडकरी साहब ने दे दिए थे। वहाँ पर अभी भी काम चालू था, वो विंग्स निकालना चालू। देखिए साइड ड्रेन्स का काम चल रहा है। जालना रोड का अगर आप काम देखेंगे 72 करोड़ का, जरा मंगाइए, हिसाब मंगाइएगा कि 72 करोड़ के अंदर क्या काम हो रहा है करके। भाई हमारी प्राथमिकता क्या कि प्रिंट रॉयल से लेके नगर नाके तक का रोड कितना खराब है, वो रोड बनना चाहिए था, तो वो रोड क्यों नहीं बन रहा है? बोले नहीं हम सिर्फ साइड में है तो ड्रेन्स बना रहे थे करके।
अब ठीक है, 72 करोड़ रुपए के काम के अंदर क्या है क्या नहीं है करके उसकी ऑडिट है, तो बाद में तो किसी पत्रकार ने तो कंप्लेन करके डाला। जो प्रपोज प्लान है वो कैंसिल हो चुका है, अभी स्टे किया उसको। इसको नहीं कैंसिल किया। कैंसिल हाँ, एयरपोर्ट के सामने का फ्लाईओवर कैंसिल। वो आकाशवाणी में होने वाला है। हाँ, आकाशवाणी के ताल्लुक से गडकरी साहब को ये बताया गया था कि वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कतें आ रही है, थोड़ा लैंड एक्विजिशन हमको करना पड़ेगा। 30 मीटर का उनका अवेलेबल ये है और उनको 40 मीटर चाहिए, तो ये साइड से 5 मीटर चाहिए, ये साइड से उनको एडिशनल 5 मीटर चाहिए करके। लेकिन गडकरी साहब चूंकि मतलब इतने एक्सपर्ट है अब ये इसमें, तो उन्होंने कहा कि ये एग्जिस्टिंग के अंदर ही एक जो पिलर का जो फ्लाईओवर होता है कि जो बीच में फ्लाईओवर पिलर आता है, वन सिंगल पिलर का, वो पिलर के ऊपर करो। बोले नीचे से है तो आपको है तो लैंड एक्विजिशन की जरूरत ही नहीं है, नीचे से है तो आपके सर्विस रोड्स अच्छी तरीके से जा सकते हैं करके उसमें। लेकिन ये था कि देखिए मुझे भी मतलब मुझे बहुत ये था कि साहब बनने दीजिए, पैसा आया हुआ है, क्यों वापस भिजा रहे हैं करके। मैं बोला साहब मैं आज के लिए नहीं सोच रहा हूँ, आज का लॉन्ग टर्म के अंदर अगर हम सोचेंगे तो बैंगलोर के इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर पहुँचने के लिए 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। किसी भी आप इंडस्ट्रियलिस्ट से पूछ लीजिएगा, बैंगलोर से इंडस्ट्री शिफ्ट हो रही है सिर्फ इसीलिए कि इंडस्ट्रियल एरिया में पहुँचने के लिए हमको 1.5 से 2 घंटा। पूना के एयरपोर्ट से निकलने के बाद पुणे का जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पर जाने के लिए वहाँ पर कम से कम है तो 1 से 1.5 घंटा लगता है। मेरी सिर्फ मंशा ये है कि अगर हमने ये वन पीस फ्लाईओवर कर देते हैं और जिसका एक अप्रोच रोड जो है वो एयरपोर्ट के पास से, जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट एयरपोर्ट से उतर रहा है नीचे, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट औरंगाबाद का पूरा अगर होना है तो वो शेंद्रा के अंदर होना है, क्योंकि फास्टशहर इंडस्ट्रियल जोन हमने बनाए हैं, और ऑरिक सिटी के अंदर जिसके अंदर हमने वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज बनाए हुए थे। तो हम यही तरीके से औरंगाबाद को मार्केट करेंगे कि आप एयरपोर्ट से निकलिए और आपको शेंद्रा पहुंचने के लिए 10 से 12 मिनट के अंदर आप वहां पे पहुंच जाते हैं डायरेक्ट फ्लाईओवर से। तो ये हम अपने औरंगाबाद के लिए मार्केट करते हुए, आपको ठेकेदार को मिल गया काम नहीं साहब बना करो ना, पैसा कहीं को जाने वापस दे रहे हैं, अपने को मिलेगा क्या? मिलेगा, 100% मिलेगा। हमने जब बैठे तो गडकरी साहब ने पूरा हमको सुन के लिए और उन्होंने इमीडिएट इंस्ट्रक्शंस किए कि फ्लाईओवर इसका कैंसिल करो। तब उनके जो OSD थे उन्होंने कहा कि सर हम उतना फ्लाईओवर अभी कैंसिल करते हैं और बाकी का जितना भी काम है वो काम हमको करें। मैं बोला बिल्कुल आप कर लीजिएगा, आपका ड्रेनेज का जो भी है आपका ड्रेनेज का जो है वो करवा दीजिएगा। ठीक है सर। नहीं देखिए उन्होंने क्या है कि मेरे सामने है तो उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि उसकी टेक्निकल फिजिबिलिटी हमको समझना चाहिए। अब मैं तो ये बोलूँगा कि साहब ठीक है आप फ्लाईओवर को जोड़ने का काम कर रहे हैं करके, उनका ये कहना है, गडकरी साहब जो खुद बताए हैं जिसके अंदर मतलब काफ़ी लंबा चौड़ा उसके ऊपर चर्चा हुई, कि उनका खुद का ये कहना था कि हमारा इतना जो लेवल का फ्लाईओवर है वो हम उसको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, जहाँ से हमारा स्लोप स्टार्ट होता है वहाँ से उसको ब्रेक करने का। अपन ये कह सकते हैं कि वन पीस फ्लाईओवर आने वाले कुछ सालों में औरंगाबाद में हो जाएगा। अब मेरे हिसाब से अगर महानगर पालिका थोड़ा सा हमको कॉपरेट करने के लिए अगर तैयार है, महानगर पालिका का मतलब ये है कि स्टेट गवर्नमेंट कि कहीं कहीं पे हमारे को फ्लाईओवर जब बनता है तो एक ही साइज का होता है। उसमें फ्लाईओवर के अंदर ऐसा नहीं होता है कि एक जगह के ऊपर कम हो जाता है दूसरी जगह। अगर 30 मीटर्स का अगर फ्लाईओवर अगर बन रहा है तो थ्रू आउट हमको 30 मीटर्स अवेलेबल करना है इसमें, और अगर 40 मीटर्स का है तो कहाँ कहाँ पे हमको लैंड एक्वायर करना पड़ेगा वो उसके बारे में हमको सोचना पड़ेगा। अब हमको ये सोचिएगा कि सिर्फ ये एक विजन का मामला है। अगर अहमदनगर जैसे शहर के अंदर एक फुल फ्लाईओवर बन रहा है, आप लोग पता नहीं है कितने जाए, शहर में एंटर होते ही फ्लाईओवर का काम शुरू है और पूरा शहर के बाहर ले जाके वो छोड़ने वाला है। नासिक के अंदर है, हैदराबाद के अंदर है, नागपुर के अंदर 3 टायर बना रहे हैं, पूना के अंदर उन्होंने इतने सारे ये कर रहे हैं। अब हमारा अगर सभी लोग प्रतिनिधि एक साथ मिलकर आए और ये जिद के ऊपर अड़े रहे कि साहब हमारे को ये करने का है, तो हम इसको बिल्कुल 100% कर सकते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि साहब उसको एक साथ है तो मिलके आप ये करें, आप उसको फेज वाइज भी अगर करते हैं जहाँ से कि ये साल में इतना काम कर दीजिएगा, दूसरे साल है तो थोड़ा सा इतना बढ़ा के ले लीजिएगा। लेकिन गडकरी साहब जितने पॉजिटिव नजर आए, और गडकरी साहब का एक स्टेटमेंट है था, उनका एक भाषण का क्लिप भी मैंने निकाल के रखा हूँ जहाँ पर उन्होंने ये वादा किए थे कि 300 करोड़ रुपये देंगे करके, तब उसमें से 72 करोड़ ने तो हम तो क्लिप तो चलाएंगे ही लावारे। अभी देखिए अभी जो गडकरी साहब ने जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि उसको आप एयरपोर्ट से लेके उसको प्रिंट रॉवेल
गडकरी साहब ने कहा कि मुझे मालूम है कि वो एक जो आपका फ्लाईओवर उधर बन गया था, बोले वो साइड में बना था करके, तो मैं बोला सर वो प्रिंट ट्रॉवेल है करके, और बोले वो शिवाजी महाराज का जो, मैं बोला सर वो क्रांति चौक है, तो बोले आप उसकी स्टडी है तो पूरी करवाने लगाइएगा करके, और उन्होंने इंस्ट्रक्शंस बाज़ाब्ता दिए हैं। बाद में है तो मैं वो अधिकारियों के साथ बात किया। एक मरतबा टेक्निकल फिजिबिलिटी, देखिए मैं ये आज के दिन दावा नहीं कर सकता हूँ कि आपको पूरा, अगर स्टेट गवर्नमेंट ने हाथ ऊपर कर डाली कि नहीं साहब हमारे पास पैसा नहीं है, हम नहीं कर सकते हैं करके, तो हमारे पास कम से कम एक ऑप्शन तो ये है कि हम क्रांति चौक से लेके उसको है तो हम कैम्ब्रिज स्कूल के बाहर तक छोड़ने वाला एक फ्लाईओवर तो कर सकते हैं करके। मेरा विरोध एयरपोर्ट के सामने का फ्लाईओवर का सिर्फ यही है कि मैं आगे के फ्यूचर को देखते हुए ये कर रहा हूँ। अगर हमने ये फ्लाईओवर बनने दिए तो हमको एक पीस फ्लाईओवर नहीं मिलने वाला है, आप ये समझ लीजिएगा। और एक पीस फ्लाईओवर अगर हमको चाहिए तो उसके अंदर मुकुंदवाड़ी कवर हो जाता है, उसमें एयरपोर्ट कवर हो जाता है, उसमें चिकलठाना कवर हो जाता है, यानी कि जो भी है उसके अंदर सीधा है तो आपको शेंद्रा में लेके जाके छोड़ते हैं। ये एक मुद्दा था, इसके ताल्लुक से आप लोगों के सवाल। दूसरा ये है कि जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के ताल्लुक से हम लोगों ने जो आंदोलन किया था, उस आंदोलन को हम जारी रखने वाले हैं। हमें बड़ा ही दुख है इस बात का कि मैं जैसा ये कहता हूँ, मुझे ख़राब लगता है ये बोलने के लिए कि मेरे शहर की, मेरे ज़िले की जो जनता है वो कितनी ऐसे बेबस और मायूस नज़र आती है कि हमको कोई लेना देना नहीं है कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी चलेगी तो माझा क्या फ़र्क पड़ता करके, ये इस तरह की भावना। वरना हमने तो लोगों से ये कहा था कि ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये इम्तियाज़ जलील या MIM पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये हमारे भविष्य का, हमारे ज़िले के भविष्य का एक मुद्दा है। और इसको अगर कोई इतनी आसानी से हमारे पास से उठाकर लेके चले जाता है और कोई है तो इसका विरोध का सुर नज़र नहीं आता है। औरंगाबाद में क्या खिलाड़ियाँ नहीं है? औरंगाबाद में वो पालक नहीं है जो अपने बच्चों को खेल के उसमें आगे बढ़ाना चाहते हैं? एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी 150 एकड़ के अंदर बनेगी तो हमारा कितना डेवलपमेंट होगा। अब हमने, हमारे पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं, ये लोगों ने ऑलरेडी ऐलान कर चुके हैं कि हम लोग आने वाले समय में जितने भी मंत्री आएंगे, चाहे वो राष्ट्रवादी के हो, कांग्रेस के हो या सेना के हो, इनका घेराव करेंगे, इनको काले झंडे दिखाएंगे। और वो काले झंडों की शुरुआत जो है, मेरे हिसाब से पालक मंत्री साहब आ रहे हैं, जिनकी पार्टी ने महज सिर्फ औरंगाबाद का नामकरण को लेकर राजनीति की है इसमें। वरना मैं तो ये चाहूँगा कि इस विद्यापीठ का नेतृत्व शिवसेना के कोई पदाधिकारी ने करे। मैं तो चाहूँगा कि खैरे साहब आप आए आगे इसके अंदर। अगर आपको इतना ही ये शहर माझा शहर आणि माझा हे मी हे केलं ते केलं, तो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी यहाँ से जा रही है, ये आपके नेतृत्व के अंदर मैं एक कार्यकर्ता बोल के आपके पीछे रहूँगा उसमें। लेकिन इसके अंदर हम सबको एक साथ मिलकर आने की ज़रूरत है। और औरंगाबाद की जनता को भी मैं ये कहना चाहूँगा, ये विद्यापीठ हम हमारे लिए नहीं बना रहे हैं कि हमारा आंदोलन चलेगा तो सिर्फ उसके अंदर MIM के कार्यकर्ता नजर आएंगे। नहीं, कहीं ना कहीं खेल संगठनों को भी आगे आना पड़ेगा, कहीं पालकों को भी आगे आना पड़ेगा। और इसके लिए हमारा नाराज़गी बताना पड़ेगा हमारे को कि जो विद्यापीठ के लिए 135 एकड़ जगह हमने आइडेंटिफाई कर चुके थे, हमको ये आश्वासन दिया गया था। जिस मीटिंग के अंदर मैंने ये मुद्दा उठाया था कि सर ये यूनिवर्सिटी औरंगाबाद को अलॉट हुई है, उस वक्त तो कलेक्टर साहब थे, पालक मंत्री साहब थे, तो अब उन्होंने ये कहा था, उस वक्त के लोक प्रतिनिधियों ने ये कहा था कि इम्तियाज काय तुम्ही इतका राग कशाला, आपण पुन्हा अजून एक आणू ना औरंगाबादला। म्हणजे विद्यापीठ जो है वो पूरे राज्य को एक ही मिलती है, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो है वो पूरे राज्य के लिए एक ही रहती है। ऐसा नहीं है कि तू भी खोल ले, मैं भी खोल लेता है, खोलना है कि तू भी खोल ले, तो ऐसा नहीं रहता है इसमें। अब इसमें यह है कि हम सब मिलकर अगर आगे इसका विरोध करें और इस मुहिम को अगर आगे चलाएं, तो आप लोगों से भी अनुरोध है, और ख़ासतौर से मीडिया वालों से, कि आप लोगों से जाके रिएक्शन लीजिए, उनकी नाराज़गी समझ के लीजिएगा। राजनीति अपनी जगह के ऊपर, राजनीतिक पार्टियां अपनी जगह के ऊपर है, लेकिन हमारे भविष्य के बारे में भी किसी ना किसी को सोचना चाहिए। बस यही मुद्दों के लिए हम कामयाब हो जाती है स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को लेकर और इसका नाम शिवाजी महाराज के नाम से रखा जाता है, तो क्या आपको सर आप जिसका नाम देने का है आप नाम दीजिएगा। मुझे विद्यापीठ चाहिए, आपको जिसका नाम देने का है आप नाम दे दीजिएगा, उसमें हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने ट्वीट किया है अभी, वो जस्ट कल एक ट्वीट किया है। देखिए MPSC के, देखिए ये सरकार अपने आप को सेक्युलर सरकार कहती है, ये कहते हैं कि हम सबको साथ में लेकर चलने वाले हैं, क्योंकि हम कांग्रेस वाले भी है, NCP वाले भी है, शिवसेना भी है, तो मतलब अभी सेक्युलर होने का दावा करती है।
एमपीएससी का एक इतिहास रहा है कि एमपीएससी के जितने भी बोर्ड मेंबर सिलेक्शन कमेटी के अंदर बनाए जाते हैं, ये कोशिश यही रहती है कि सभी जाति के लोगों को, उसमें एससी के लोगों को डाला जाता है, उसमें मराठास को डाला जाता है, उसमें दूसरे जाति के लोगों को, मुसलमानों को भी उसके अंदर जगह दी जाती है, ताकि एक फेयर ये रहे। हमको ये बताया गया है कि साहब जो 7 नाम आइडेंटिफाई किए गए थे, 7 नाम के अंदर है तो 2 है तो मुस्लिम के भी नाम थे जो हाईली क्वालिफाइड थे। ऐसा नहीं है कि एमपीएससी के अंदर कोई राजनीतिक आदमी है तो उसका नाम सेलेक्ट हो जाता है और वो गवर्नर को, जो हाईली क्वालिफाइड, जो एलिजिबल रहते हैं, उसका बाज़ाब्ता सिलेक्शन प्रोसेस बहुत सख्त होता है। तो हमको बताया गया है कि भेजने के टाइम के ऊपर सिर्फ 3 नामों को भेजा गया और जो 4th जो कैंडिडेट था जिसका नाम है तो ऑलमोस्ट फाइनल था, तो ये किसके बोलने के ऊपर रुकाया गया है? इसको क्या उद्धव साहब ने रुकाए है? इसको क्या काँग्रेस के नेताओं ने रुकाए हैं? इसको क्या शरद पवार साहब ने रुकाए हैं की नाही आपल्याला मुसलमानांना नाही पाठवायचे आहे एमएससी हे मध्ये? कोणी हे सांगितलं आणि का नाही? म्हणजे सगळ्या जाती धर्माच्या लोकांना तुम्ही प्रतिनिधित्व देत असेल एमपीएससीच्या सिलेक्शन बोर्डमध्ये, तर एका मुस्लिमांच्या विरोधात का आपण नाही त्याचं नाव फॉरवर्ड करत आहे? कोणी आक्षेप घेतला? हे कोणीतरी सांगायला पाहिजे ना, किसी ने तो बताना चाहिए ना हमारे को कि किस बात के ऊपर कि आप एमपीएससी के सिलेक्शन बोर्ड के अंदर वो नाम किसने ये किया है। हमको ये समझ में आता है कि पहले हमको ये बताया गया कि 4 नाम भेजे गए थे, गवर्नर साहब ने 3 को फाइनल किए हैं और एक जो नाम था उसको रोक दिए है करके। जब हम डिटेल के अंदर गए तो हमको पता चला कि नहीं, चौथा नाम फॉरवर्ड ही नहीं किया गया था, जो एक हाईली क्वालिफाइड एक मुस्लिम ऑफिसर का नाम था। तो इसमें ये सवाल के जवाब इनको देना पड़ेगा उसमें कि आपका सिर्फ है तो मुसलमान मतलब इलेक्शन के टाइम के ऊपर आने का है, टोपिया पहनने का है, यहाँ पे आके और टोपिया पहन के बस मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाने का धंधा करने का है। ये बंद करिएगा उसमें, क्योंकि अब हम आपसे नहीं कहा सीना तान के हैं तो आपसे सवाल करने वाले हैं इसमें और आपको जवाब देना पड़ेगा उसमें। इसका जवाब आपको देना पड़ेगा, चाहे वो कांग्रेस का बड़े से बड़ा नेता हो, अनिल कोटे साहब हो, भाई अगर बहुत बिजी होंगे तो बाहर जाइए, और या तो शरद पवार साहब को देना पड़ेगा या उद्धव ठाकरे साहब को देना पड़ेगा उसमें कि मुसलमानों के सिर्फ वोट चाहिए आपको, उनको बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहते हैं। सर एक विषय होता, लोकसभेमध्ये एक विधेयक मंजूर केले आरक्षणासंदर्भात एक विधेयक मंजूर झाले लोकसभेमध्ये, त्या संदर्भात आपली काय प्रतिक्रिया? ते राज्याला सोपवलं की आरक्षण तुम्ही राज्याला ओबीसी आरक्षण के लिए राज्यों को अधिकार दे दिया, आपने तय किया, उसके बारे में आपका क्या कहें? देखिए क्या है, ये पूरा जो आरक्षण का मुद्दा है, ये बॉल जो है इसको फुटबॉल की तरह खेला जा रहा है और तमाम जितने भी समाज है, चाहे उसके अंदर मराठा समाज हो, चाहे उसमें ओबीसी हो, और मुसलमानों का तो अगर भूल ही जाओ, मुसलमान तो सिर्फ वोट देने के लिए है तो उनके रिजर्वेशन के बारे में कोई बात भी नहीं करेगा करके उसमें, लेकिन वोट मांगने पूरी तरह से आएंगे। तो ये एक फुटबॉल की तरह राज्य सरकार कहता है कि ये केंद्र सरकार के पास अटका हुआ है और केंद्र सरकार कहता है राज्य सरकार के पास अटका पड़ा है करके उसमें। तो ये सिर्फ है तो समाजों को बेवकूफ़ बनाने का धंधा कर रहे हैं और जैसे जैसे इलेक्शन करीब आएगा एक दूसरे के ऊपर कीचड़ फेंकने का काम ये करेंगे। मेरा ये कहना है कि मैंने खुद ने जब 2014 से 2019 तक मैं आमदार था तो कितने ऐसे आमदार थे जो कांग्रेस के, राष्ट्रवादी कांग्रेस के, समाजवादी पार्टी के और इवन शिवसेना के भी मेरे आमदारों के पास के वो रिकॉर्डिंग्स है जो भारतीय जनता पार्टी से ये कहते थे की तुम्ही मुसलमानांना आरक्षण द्यायला पाहिजे, कोर्टाने त्यांना दिलेली आहे, कोर्टाने तुम हो म्हटलेलं आहे पण तुमची मानसिकता नहीं आहे देण्याची, ये भाषण है। आप क्यों मुंह में लड्डू लेके बैठ गए हैं? अब तो सत्ता है ना आपके पास, अब आप क्यों नहीं दे रहे हैं? उसका जिक्र भी नहीं कर रहे हैं। बोलिए साहब, मैं आपके आंखों में आंखें डालकर कह रहा हूँ पवार साहब, भैया बाहर जाके बात करो यार। हाँ, मैं पवार साहब की आंखों में आंखें डालकर आपसे ये सवाल कर रहा हूँ साहब, क्या सिर्फ मुसलमान आपको इलेक्शन के टाइम पे चाहिए? कांग्रेस को सिर्फ मुसलमान इलेक्शन के टाइम के ऊपर चाहिए? जब कोर्ट ने कहा था कि 5% दे देना है और आपके कितने नेता हैं जिन्होंने है तो ये पार्लियामेंट असेंबली के अंदर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये डिमांड किए थे, तो अब क्यों खामोश? अब तो आपके लिए है तो 1 मिनट का ये फैसला है, आपने फैसला ले लीजिएगा कि भाई कोर्ट ने कहा था, हमें तो इसका ऑर्डिनेंस लेके आ गया तो इमीडिएट है तो हम इसको बिल में कन्वर्ट करके है तो मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन दे रहे थे।
लेकिन चर्चा हो रही है मराठा रिजर्वेशन की, मराठाओं को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। हम इसका कहीं पर भी विरोध नहीं कर रहे हैं। उसमें उनके जितने भी सोशियो इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शंस है उनको मिलना चाहिए। ओबीसीज के अंदर जितने भी है उनको मिलना चाहिए। मुसलमानों के अंदर इम्तियाज जलील को रिजर्वेशन देंगे तो मैं खुद कहूँगा कि मुझे रिजर्वेशन नहीं चाहिए करके, लेकिन मेरे समाज के अंदर जो गरीब तबका है, जो ज़रूरतमंद है, जिसको थोड़े सहारे की ज़रूरत है, उसको मिलना चाहिए तो मिलना चाहिए करके। सर बीजेपी की जानिब से वक्त भ्रष्टाचार बहुत शिद्दत से उठाया गया, तो उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? वक्त का विषय, जब आप दिल्ली में थे, जब दिल्ली में हंगामा चल रहा था तो औरंगाबाद में कुछ अलग ही हंगामा चल रहा था वक्त बोर्ड को लेकर, उसके बाद वक्त भ्रष्टाचार को लेकर। सब ये देखिए, ये कोई आए थे, सुना मैंने वक्त काउंसिल के लोग, मुझे पता नहीं है ये कौन लोग रहते हैं, इनको क्या पावर्स रहते हैं, ये कैसे आते हैं। मुझे केंद्रीय वक्त काउंसिल का मुझे खुद नहीं पता था कि मतलब ये लोग किस इससे आए हुए हैं करके। उसमें आपको नहीं क्या बहुत ज़्यादा है तो घूम के फिर के आपको है तो रिव्यू करने की ज़रूरत नहीं। आप केंद्र के अंदर, सरकार के अंदर बैठे हुए आप कानून लेकर आइए, आप कानून वहाँ पे पास कराइए, आपकी हुकूमत है। यहाँ पे आके है तो आप नाटक और नौटंकी मत करिएगा कि हम रिव्यू कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कहाँ पे क्या हुआ है। और आप आरोप नहीं है, सेंट्रल वक्फ काउंसिल जो एक्ट है, सेंट्रल वक्फ एक्ट के अंदर आप अमेंडमेंट कर दीजिएगा उसमें कि जितनी भी वक्फ की ज़मीनें जो है तो हत्याई गई है वो वापस है तो लेने के लिए कोई नया कानून बनाइए। ना उसको कोई कलेक्टर मान रहा है, ना तहसीलदार मान रहा है, ना वक्फ ट्रिब्यूनल के ऑर्डर्स को फेंक दिया जा रहा है। तो ये जो है ये सब है तो आपको बेवकूफ़ बनाने के धंधे किए जा रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर जितने भी वक्त के हैं मैटर, मैं जो औरंगाबाद का एक मुद्दा उठाया था, भ्रष्टाचार के बारे में बोले हैं, तो वो मुद्दे के ताल्लुक से हमने लास्ट मीटिंग के अंदर ये ठराव पास किए थे कि जो जालना रोड की ज़मीन है, वो जालना रोड की ज़मीन के अंदर हम FIR रजिस्टर करेंगे। वो FIR तैयार करने का, चूँकि कई सालों का ये मैटर है, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जजमेंट्स है, ट्रिब्यूनल के जजमेंट्स है, उसको स्टडी करने का काम। और एक मरतबा जब ठराव पास हो जाता है तो उसको ओके करने के लिए नेक्स्ट मीटिंग का इंतज़ार करना पड़ता है कि हमने जो लास्ट मीटिंग के अंदर ये ठराव पास किए थे, अब हम इसको अप्रूवल दे रहे हैं करके। तो 24 तारीख के दिन जो मीटिंग होने वाली है वो 24 तारीख के मीटिंग के अंदर, लेकिन चूँकि 19 तारीख से लेके 26 तारीख तक मैं अर्बन डेवलपमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की कमेटी की तरफ से हमारा टूर जा रहा है जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख को, तो मैं इस पीरियड के अंदर मौजूद नहीं रहूँगा। तो मैंने वक्फ बोर्ड को रिक्वेस्ट किया हूँ कि अगर वो डेट अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं तो उस मीटिंग के अंदर हम भी सर संजय केनीगर साहब ने स्पष्ट कहा है कि मैंने ठोस पुरावे जो तो सेंट्रल कमेटी को दिया। मेरा आपसे सवाल ये है संजय केनीगर साहब बोलिए, मेरे पास दीजिए साहब, बाकी किसी के पास मत दीजिएगा, मेरे पास दीजिएगा, मैं काफी सेंट्रल वक्फ कमेटी क्या इलेक्शंस को लेकर तैयारी कहाँ तक आई है, किसी से बात चल रही है, अलायंस का क्या क्या है आप बता सकते हैं? देखिए, हमारी जो अलायंस थी वो राजभर साहब के साथ थी मतलब ये है कि उन्होंने ख्वाहिश जाहिर किए थे कि वो MIM के साथ जाएंगे करके, लेकिन हमको शुरुआत से ही उनके ऊपर भरोसा नहीं था, क्योंकि उनकी हालत भी वैसी ही है कि वो सिर्फ अपना रेट बढ़ा कर ले लेते हैं। उन्होंने असद अवैसी साहब जब यूपी में गए तो उनको असद साहब को जिस तरह का रिस्पांस मिला, जो रैलीज निकली है, जो एयरपोर्ट से लेकर वहाँ तक उनको जो गाड़ियों के अंदर जो वेलकम लिया गया, तो वो भी गाड़ी के अंदर बैठे, उन्होंने अपना रेट बढ़ा कर ले लिए और अब फिर अब भारतीय जनता पार्टी के साथ वो जाने वाले हैं। तो हमारा देखिए, हम किसी के पास जाकर ये नहीं कहने वाले हैं कि आप हमारे साथ आइए करके। हम अकेले थे, जो हमारे साथ आएगा बहुत अच्छी बात है, जो नहीं आएगा उसके अंदर तो हमारी अकेले लड़ने की पूरी तैयारी है। सर बीजेपी की महिला ने आपको यूपी के मुद्दे के ऊपर बधाई दी, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? बीजेपी की एक महिला पदाधिकारी है, पार्टी की पदाधिकारी है, बीजेपी के औरंगाबाद की, उन्होंने आपको यूनिवर्सिटी की मुहिम चलाने के ऊपर आपको बधाई दी है, आप क्या कहेंगे? बधाई बोले तो देखिए कैसा है, ये इम्तियाज जलील का मुद्दा नहीं है, मैंने जैसा कहा है ये जो है ये सबका मुद्दा है। दिल्ली के बारे में भी, दिल्ली में भी क्या आपकी सिचुएशन रहने वाली है, वहाँ किसी के साथ अलग है या वहाँ? नहीं, आज की पोजीशन के अंदर दिल्ली के अंदर एक मुस्लिम दलित का जो एक कॉम्बिनेशन सामने आ रहा है और बहुत अच्छा एक पॉजिटिव रिस्पांस हमको दिल्ली के अंदर देखने को मिल रहा है। लोग जो है वो आम आदमी पार्टी का जो रोल था, मुसलमानों ने दिल खोलकर आम आदमी पार्टी को वोट दिया था। उस वक्त MIM ने इलेक्शन लड़ना चाहते हुए भी हमने इलेक्शन नहीं लड़ा था, क्योंकि हमको मालूम था कि हमको बीजेपी का, लेकिन जब आम आदमी पार्टी सत्ता के अंदर आई तो हमको ये महसूस होने लगा कि भारतीय जनता पार्टी के छोटे भाई बनकर ये आए हुए हैं। तो उनका रोल जो दंगे के पीरियड के अंदर था, उनका रोल जो कोरोना के पीरियड के अंदर था, मौलाना साद साहब के बारे में किस तरह के बयानात दिए गए थे,
इन सब को लेकर वहाँ पर मुसलमानों के अंदर बहुत नाराज़गी है। और मैं जब वहाँ पर दिल्ली की सड़कों के गलियों के अंदर घूमता हूँ तो मुझे ये एहसास होता है कि मैंने इतने बड़े बड़े होर्डिंग्स पोस्टर्स देखे हैं आम आदमी पार्टी के कि दिल्ली के अंदर ऐसा हो गया है। हमारी बस्तियों के अंदर आप जाकर देखिएगा, पुरानी दिल्ली के अंदर की हालत क्या है ये आप जाकर देखिएगा। तो हमको एक चीज़ समझ में आई, और अब हम दिल्ली में जा रहे हैं तो हमारी मर्जी से नहीं जा रहे हैं। दिल्ली की आवाम जो है ऐसी दीवानी ये है कि मतलब अब मजलिस ने वहाँ पर आना चाहिए। हमने सबको आजमाया है, हम आपके साथ अब रहना चाहेंगे। तो दिल्ली के अंदर हमारा पूरा ये है। कल हमने दिल्ली के जो मुस्लिम इंटेलेक्चुअल फोरम है दिल्ली का, जिसके अंदर बहुत बड़े बड़े हाई प्रोफेशनल्स उसके अंदर है, डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, लॉयर्स है, ऐसे जो हाईली क्वालिफाइड है, उनके साथ असद साहब का एक इंटरेक्शन कल शाम में हमने दिल्ली के अंदर रखा है। तो जो लोग मजलिस के करीब नहीं आते थे, आज वो लोग खुद है तो चाह रहे हैं कि हमको असद साहब के साथ बैठ के हमको कुछ सवाल करना है, उनसे बात करना है और हम मजलिस के साथ जुड़ना चाहते हैं।